So now, welcome guys, this is part 2 of chapter number 2, acid bases and salts. Welcome to my channel, that's YT Learning. And first of all, I would like to say that if you want any notes or PDF, if you're liking my notes, so please comment in the section below and tell me that which chapter you want. So in this part 2, we are going to study the universal indicator pH meter, importance of pH in everyday life, salts. These are the basic salts and this is the common salt. This is the basic salts and then water of crystallization, plaster of Paris. So let's start with use of universal indicator. 1 or 2 drops of universal indicator is added to the solution to know the value of pH and the color obtained during the process. It is matches with the color shown on the bottle of the indicator. pH corresponding to the color will be the pH of solution. अब क्या होगा, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? यूनिवर्सल इंडिकेटर एक बॉटल होती है, मैं आपको बताऊंगा. दिस इज द यूनिवर्सल इंडिकेटर. ये बॉटल है, इस बॉटल पे आप देख सकते हैं डिफरेंट कलर्स है. आप इस बॉटल के एक ड्रॉप को, आपको जिस सॉल्यूशन का पीएच जाना है उसका एक ड्रॉप आप इस पीएच यूनिवर्सल इंडिकेटर का एक ड्रॉप आप उस सॉल्यूशन में डालोगे तो वो सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाएगा. और वो जो कलर चेंज होने के बाद उस कलर को आपको इन कलर्स के साथ मैच करना है. और जो कलर मैच हुआ दैट इज द पीएच. जैसे आप इस इमेज में देख सकते हो कि देयर इज रिटन द पीएच ऑफ डिफरेंट. अगर आपका येलो कलर का सॉल्यूशन बन गया तो उसका पीएच होगा 6. अगर वो ग्रीनिश बन चुका है तो वो होगा 7. लाइट ग्रीन हुआ है तो 8. यू कैन अंडरस्टैंड, ये है यूनिवर्सल इंडिकेटर. तो सुनो, it is used for the measurement of appropriate pH of the solution during chemical reaction in industry and biochemical reactions. मतलब आपको क्या करना है, सिर्फ एक ड्रॉप एक सॉल्यूशन में डालना है. अगर वो सॉल्यूशन का कलर चेंज हो चुका है दैट मीन्स उस कलर को आप मैच करो बॉटल पे दिए गए कलर्स के साथ. बॉटल पे दिए गए कलर्स के साथ जो कलर उसके साथ मैच हुआ है उस कलर पे बॉटल पे लिखा होगा कि इसका इस कलर के सॉल्यूशन का पीएच इतना है. एंड दैट इज द काम ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर. आप यूनिवर्सल इंडिकेटर ऐसे ही लिख सकते हैं एग्जाम में. Now what is pH meter? अब pH meter क्या है? ये भी सेम है pH पता करने के लिए. It is an instrument used to determine the exact value of pH of aqueous solution. कोई भी solution है उसका exact pH जानने के लिए हम यूज करते हैं pH meter का. 2 electrodes of pH meter is dipped in the solution of known pH before it is used and get standardized. तो सीधा हमें ये इलेक्ट्रोड्स जो है डायरेक्टली वो सॉल्यूशन में नहीं डालने हैं जिसका हमें pH पता करना है. हम पहले ऐसा सॉल्यूशन लेंगे जिसका हमें pH पता है. फॉर एग्जाम्पल कि हमने एक सोल्यूशन लिया है. नाउ दिस इज द सोल्यूशन. हमें इसका पीएच पता है कि इस सोल्यूशन का पीएच है 6. फिर हमने इसमें पीएच मीटर लगाया, उसके इलेक्ट्रोड्स डिप कर दिए. डिप करने के बाद उसका जो पीएच रेंज था वो फॉर एग्जांपल 6 निकला. बराबर, अगर 6 निकला तो ये जो हमने पीएच मीटर यूज़ किया है ये स्टैंडर्डाइज हो गया. मतलब कि अब ये पीएच मीटर काम का है. क्यों? क्योंकि एक नोन पीएच जो था 6 एग्जैक्ट 6 इस पीएच मीटर में बताया. तो ये हो गया स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पीएच मीटर. अब जैसे ही हमें पता चल गया कि ये पीएच मीटर चलो भाई काम का है तो अब हम क्या करेंगे, नाउ इलेक्ट्रोड्स आर डिप्ड इन द सॉल्यूशन हुज पीएच इज टू बी डिटरमाइंड. अब उसमें डिप करेंगे जिसका पीएच हमें पता करना है. Needle of the pH meter indicates the exact pH of that solution. The pH meter is an essential instrument for chemical industries. तो ये था pH meter. अब हम थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ रहे हैं दैट इज pH, importance of pH in everyday life. So let's see. सबसे पहले importance of pH क्या है लिविंग बींग्स में, फिर देखेंगे सॉइल में, फिर देखेंगे डाइजेशन में, फिर कॉज ऑफ टूथ डीके और फिर हम देखेंगे एनिमल्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर. तो सबसे पहला देखते हैं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन एग्जिस्टेंस ऑफ लिविंग बींग्स. सो नाउ our body works within the pH range of 7 to 7.8. Living organisms can survive only in narrow range of pH change. अब जो हमारी बॉडी है या फिर हमारे लिविंग एक्वेटिक एनिमल्स बोल सकते हैं, सबकी बॉडी 7 to 7.8 के pH में काम करती है. सबके रेंजेस थोड़े थोड़े अलग होते हैं. When pH of rain water is less than 5.6, अगर जो बारिश गिर रही है उसका pH 5.6 से कम है तो ये कहलाती है एसिड रेन. जब ये एसिड रेन किसी नदी में या कहीं पे भी बहती है तो ये उसके पीएच को लो कर देगी. क्यों? क्योंकि उस रेन का पीएच लो है तो वो पानी में गिरेगी तो वो पानी का भी पीएच लो हो जाएगा. पर क्योंकि सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ इन सच रिवर्स बिकम डिफिकल्ट, क्योंकि उन एक्वेटिक लाइफ का भी एक नैरो रेंज है पीएच में जिसमें वो जिंदा रह सकती है और वो एसिड रेन की वजह से वो पीएच लो हो गया है तो उनकी सर्वाइवल डिफिकल्ट हो जाएगी उस नदी में. नाउ अब इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन सॉइल. अब सॉइल हुज पीएच इज बिटवीन 6.5 टू 7.3. द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स इज गुड. अगर 6.5 से 7.3 तक आपके सॉइल का पीएच है तो आपका जो ग्रोथ है वो प्लांट्स का और सब कुछ है वो सब डेवलपमेंट अच्छा रहेगा. इफ
लेस देन 6.5 इट्स एसिडिक एंड मोर देन 7.3 इज अल्कलाइन सॉइल। तो ये थोड़ा इनफर्टाइल हो जाएगा अगर वो 6.5 से नीचे और 7.3 से ऊपर जाता है ना। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डाइजेशन हमने सबने पढ़ा है लाइफ प्रोसेस चैप्टर में कि डाइजेशन में एसिडिक चीज कब आती है। तो लेट्स सी, HCl secreted in stomach, the pH changes between 1 and 3. At this low value of pH, the enzyme named pepsin becomes active. Sometimes due to the more secretion of HCl, there is pain or irritation. वो बोल रहे हैं हमें पता है कि HCl सिक्रीट होता है स्टमक में, तो वो स्टमक में सिक्रीट इसलिए हुआ था ताकि पेप्सिन एक्टिव हो सके, क्योंकि पेप्सिन एसिडिक मीडियम में एक्ट कर सकती है। सो पीएच चेंज होता है 1 से 3 तक। मतलब सोच लो आप कितना स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम क्रिएट हो रहा है स्टमक में। समटाइम्स ड्यू टू मोर सिक्रीशन ऑफ HCl, कभी कभी अगर HCl ज़्यादा सिक्रीट हो जाता है तो हमें पेन और इरिटेशन होने लगती है स्टमक में, जो कहलाती है एसिडिटी। अब ये एसिडिटी को कम करने के लिए वी नो दैट वी कैन मिक्स बेस, सो ये एसिडिटी कम हो तो बेसिक सब्सटेंसेस आर टेकन फॉर रेमेडी ऑफ द एसिडिटी, दे आर नोन एज एंटासिड्स। तो ये था इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डाइजेशन। अब हम देखते हैं pH changes is the cause of tooth decay. Tooth decay में pH change कैसे काम करता है? Now, tooth decay starts when the pH of the mouth is lower than 5.5. अगर 5.5 से नीचे जाता है हमारा pH वैल्यू टूथ का, तो हमारा टूथ डीके स्टार्ट होना शुरू हो सकता है। तो कैसे? टूथ आर मेड अप ऑफ कैल्शियम फोस्फेट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। हमें पता है हमारे जो दांत होते हैं वो कैल्शियम फोस्फेट से बने हुए होते हैं, और ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी बॉडी का हड्डियों से भी। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन माउथ प्रोड्यूसेस एसिड्स बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल, क्योंकि हम कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ खाते रहते हैं जिसकी वजह से शुगर और फूड पार्टिकल्स हमारे टूथ में बच जाते हैं। तो ये बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होते हैं माउथ में वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं उन शुगर और फूड पार्टिकल से रिमेनिंग इन आवर माउथ आफ्टर ईटिंग। टूथपेस्ट आर बेसिक इन नेचर एंड न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड्स एंड प्रिवेंट टूथ डिके। और जब हम ब्रश करते हैं टूथपेस्ट से तो टूथपेस्ट बेसिक इन नेचर होता है, जिसकी वजह से हमारा जो एसिड प्रोड्यूस हुआ है वो बैक्टीरिया की वजह से हमारे टूथ में वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। नाउ सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। सबको चींटी ने काटा है। लेट्स सी, रेड ant bites we feel irritation as this is the entry of formic acid in our body. जब चींटी हमें काटती है तो ऐसा नहीं है कि वो दांत से ऐसे काट लेती होगी हमें, नहीं, इट रिलीजेस एसिड, और ये फॉर्मिक एसिड होता है जो रिलीज होने पे हमें इरिटेशन क्रिएट करता है। हमें भी पता है एक छोटा सा एसिड रिलीज होने पे हमारी बॉडी को इरिटेशन और बर्निंग दे सकता है। To get the relief from the effect of bite, basic substances like baking soda applied around the place of the bite, it neutralizes acidic poison. अब वो हम क्या करेंगे, तो क्योंकि एसिड प्रोड्यूस हुआ है तो उस एसिड जहाँ पे फॉर्मिक एसिड चींटी ने काटा है, हमें काटा नहीं बोल सकते, एसिड गिराया है, तो उस फॉर्मिक एसिड पे हम लगा देंगे थोड़ा सा टूथपेस्ट भी लगा सकते हैं, हम थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी लगा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, उस एरिया का एसिड न्यूट्रलाइज हो जाएगा। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज इंपॉर्टेंट। लेट्स सी, सॉल्ट्स। Salts of a strong acid and a strong base are neutral. Strong acid और strong base neutral with the pH of value 7. अब ये थोड़ी एक अच्छे से जानने वाली चीज़ है, हम देख लेते हैं। Acid, base, salt मिलने वाला है, we know. Acid, base, salt, okay. Acid, base, salt. Let's see अब मैं कौन सी 3 चीज़ें आपको बता रहा हूँ। First they are saying salt of strong acid and strong base. अगर दे आर सेइंग कि अगर एसिड भी स्ट्रांग है, बेस भी स्ट्रांग है, तो ये न्यूट्रल सॉल्ट होगा। डन, एसिड स्ट्रांग, बेस स्ट्रांग, न्यूट्रल सॉल्ट। फिर वो बोल रहे हैं ऑन द अदर हैंड सॉल्ट ऑफ अ स्ट्रांग एसिड एंड वीक बेस आर एसिडिक इन नेचर। क्यों? क्योंकि एसिड ज़्यादा था, तो दिस आर द एसिडिक सॉल्ट्स। नाउ पीएच वैल्यू रेंज लेस देन 7, इसकी पीएच कैसी होगी, लेस देन 7 होगी, बराबर। नाउ एंड दोज ऑफ द स्ट्रांग बेस एंड वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, इनका कैसा होगा, बेसिक सॉल्ट होगा, और इसकी पीएच मोर देन 7 होगी। समझ में आया आप लोगों को? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रल सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस एसिडिक सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड बेसिक सॉल्ट, जिसका पीएच 7 से ज़्यादा होगा, इसका पीएच 7 से कम होगा। नाउ सॉल्ट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर और रॉक सॉल्ट। ब्राउन इन कलर बिकॉज ऑफ इम्प्योरिटी, जो इम्प्योरिटी होती है सॉल्ट में वो ब्राउन कलर की दिखती है आप लोगों को। और कॉमन सॉल्ट जो है रॉ मटेरियल फॉर केमिकल है। सबसे पहले देखते हैं कॉमन सॉल्ट क्या होता है, तो NaCl होता है। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है। नाउ सोडियम हाइड्रोक्साइड, when electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride brine,
it becomes to form sodium hydroxide. The process is called Chlor-Alkali process because of the product form chlor for chlorine, alkali for sodium hydroxide. अब वो बोल रहे हैं कि आपने क्या करना है, तो सबसे पहले व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, सबसे पहले तो इलेक्ट्रिसिटी पास्ड होने वाली है किस चीज़ में से, एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. एक्वेस सॉल्यूशन मतलब H2O मिक्स करना ज़रूरी है, और फिर वो बोले सोडियम क्लोराइड यानी NaCl. सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करने के लिए हमें यूज़ करना है NaCl और H2O. और वो बोल रहे हैं कि द प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर अल्कली प्रोसेस बिकॉज द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड आर क्लोर फॉर क्लोरीन एंड अल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड. हमें पता है कि NaOH जो फॉर्म हुआ है और साथ में हमारा फॉर्म हुआ है क्लोरीन और H2. इसका नाम क्लोर अल्कली है क्यों, क्योंकि NaOH अल्कली है और Cl2 क्लोरीन है. क्लोरीन इस प्रोसेस का नाम है क्लोर अल्कली प्रोसेस. सोडियम हाइड्रोक्साइड जब बनाते हो तो क्या मिक्स करना है, NaCl. हमें थोड़ा इक्वेशन बैलेंस करना आप लोगों को सीख लेना चाहिए बिकॉज इट्स वेरी इजी. ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों ने सीखा है ना. अब इन तीन चीज़ें हुई है, NaOH, Cl2 और H2 बराबर. अब ये जो तीन चीज़ें हैं इसके यूजेस हम देखते हैं. तो क्या है, तो आपको इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ NaCl से, तो आपको NaOH दैट इज द अल्कली, साथ में क्लोरीन मिलेगा और H2 मिलेगा. क्लोरीन हमें आगे काम आने वाला है, ध्यान दीजिएगा. नाउ NaOH, Cl2 और H2 के यूजेस देख लेते हैं. नाउ सबसे पहले डिफरेंट यूजेस ऑफ दीज प्रोडक्ट्स आर H2 फ्यूल्स अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स में यूज होता है. Cl2 वाटर ट्रीटमेंट, पेस्टिसाइड, स्विमिंग पूल में यूज होता है. NaOH सोप्स, डिटर्जेंट और पेपर मेकिंग में यूज होता है बिकॉज इट्स बेस. नाउ बेसिक सॉल्ट, बेस बोल सकते हैं. नाउ ब्लीचिंग पाउडर क्या है, तो ब्लीचिंग पाउडर है CaOCl2. नाउ दैट इज ब्लीचिंग पाउडर. ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन हमें एग्जाम में आ सकता है. हाउ टू मैन्युफैक्चर ब्लीचिंग पाउडर, कैसे मैन्युफैक्चर होता है, तो सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर क्या है, तो CaOCl2 है. नाउ अब इसको क्या करता है, द क्लोरीन प्रोड्यूस्ड इन द लास्ट प्रोसेस. हमें पता है कि लास्ट प्रोसेस जो था हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते वक्त हमारा जो ये क्लोरीन प्रोड्यूस हुआ था, दिख रहा है आप लोगों को, ये क्लोरीन हम यहाँ पे यूज़ करने वाले. तो कैसे, सबसे पहले CaCl2 बनाने के लिए क्या यूज़ करना है, तो सबसे पहले आप लोगों को Cl2 जो लास्ट प्रोसेस में यूज़ होता वो यूज़ करना है. और फिर वो बोल रहे हैं द क्लोरीन प्रोड्यूस्ड इन द लास्ट प्रोसेस दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्टिंग ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ड लाइम. ड्राई स्लेक्ड लाइम इज CaOH2. ड्राई स्लेक्ड लाइम पे जब क्लोरीन का एक्शन करेंगे तो CaOCl2 मिलेगा और साथ में मिलेगा H2O. सो दिस इज ब्लीचिंग पाउडर. नाउ तो ये हमें मिल गया ब्लीचिंग पाउडर. तो कैसे मिल जाएगा, एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ड लाइम. जैसे ही हमने एक्शन किया हमें मिला ब्लीचिंग पाउडर और साथ में H2O. अब इसके यूजेस क्या है, तो यूजेस फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज उसमें O है. नाउ फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर एंड फॉर मैन्युफैक्चरिंग क्लोरोफॉर्म. नाउ इट्स टाइम फॉर बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा क्या है, तो NaHCO3 है. देखो हमारे पास दो चीज़ें हैं, बेकिंग और वॉशिंग. बेकिंग सोडा है NaHCO3 और वॉशिंग सोडा है Na2CO3. सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा. H नहीं है तो बेकिंग सोडा, सॉरी H है तो बेकिंग सोडा, H नहीं है तो वॉशिंग सोडा. आपको ऐसे चीज़ ये दोनों याद रखनी है, बेकिंग सोडा NaHCO3, वॉशिंग सोडा Na2CO3. नाउ सबसे देखते हैं फॉर्मेशन कैसे करता है इस चीज़ का. सो नाउ सबसे पहले दे आर सेइंग sodium hydrogen carbonate that is NaHCO3 is produced on a large scale by reacting a cold and concentrated solution of sodium chloride with ammonia and carbon dioxide. Cold and concentrated solution. अब जो उन्होंने बोला है solution है तो सबसे पहले तो मैं H2O मिक्स करूँगा, क्यों, क्योंकि solution है. नाउ फिर वो बोल रहे हैं सोडियम क्लोराइड, तो मुझे क्या मिक्स करना पड़ेगा, NaCl. सोडियम क्लोराइड विथ अमोनिया, अमोनिया मतलब NH3. और फिर वो बोल रहे हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड. देखो आपको इतनी चीज़ें यूज़ करनी है टू मेक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. अब हमें पता है कि इसमें से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट निकल गया. सो ये CO2 नहीं है, दिस इज CO3 नहीं है, CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड. नाउ अब आपको पता है NaHCO3 निकल गया तो बचता क्या है, तो हमारे पास बचता है NH3 और ये एक हाइड्रोजन यहाँ का और Cl ये वाला. समझ में आया आप लोगों को क्या बचा है, दिस इज बेकिंग सोडा और ये जो फॉर्म हुआ है दैट इज बेकिंग सोडा. नाउ अब ये था फॉर्मेशन. क्या क्या यूज़ करना है, तो सॉल्ट, वाटर, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, तो मिलेगा आपको बेकिंग सोडा. दिस इज अमोनियम क्लोराइड. नाउ ऑन हीटिंग, ऑन एक्शन ऑफ हीट क्या होता है, अगर जब हम इस पर एक्शन ऑफ हीट करेंगे ना तो ये वॉशिंग सोडा बना देगा बट विदाउट
मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स, विदाउट वाटर मॉलिक्यूल्स, साथ में मिलेगा CO2 और H2O। लेट्स से यूजेस क्या है, used in making baking powder for bread, cakes, etc. used in fire extinguishers. Now let's see वॉशिंग सोडा क्या है। तो Na2CO3.10H2O है। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको ये चीज़ याद रखनी है, तो देखो ये Na2CO3 के साथ हमें .10H2O लगाना है। क्यों? क्योंकि ये क्रिस्टल फॉर्म में होता है और दिस इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। Now Na2CO3.10H2O it is prepared by heating baking soda। आपको क्या करना है, जो ये बेकिंग सोडा बना है NaHCO3 उसको हीट करना है, तो देन द सोडियम कार्बोनेट सोडा ऐश फॉर्म होगा। तो जो सोडा ऐश फॉर्म होगा उसको अगर पानी में मिला दोगे तो वो रिक्रिस्टलाइड हो जाएगा वॉशिंग सोडा देने के लिए। दैट मीन्स आपको क्या करना है, सबसे पहले NaHCO3 को हीट करना है। हीट करोगे तो Na2CO3 में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर Na2CO3 में पानी मिक्स करना है, तो ये बन जाएगा वॉशिंग सोडा। दिस इज, तो देखते हैं इसको केमिकली कैसे करना है। तो लेट्स सी, सबसे पहले 2NaHCO3 ले लिया, फिर हमने इसको हीट किया, यहाँ पे लिख दो हीट। हीट करने से Na2 होना चाहिए यहाँ पे, Na2CO3.CO2 प्लस H2O मिल गया, दैट मीन्स सोडा ऐश मिल गया। अब जैसे ही Na2CO3 को हमने क्या किया, हीट किया 10H2O के साथ, तो मिला हमें सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेकाहाइड्रेट बिकॉज 10 है डेकाहाइड्रेट, दिस इज कॉल्ड वॉशिंग सोडा Na2CO3। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, तो ये ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। इट इज़ हैविंग डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज, मतलब कि ये सोपी होता है। यूजेस क्या है, इट इज़ यूज एज क्लिनजिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पज, यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, सोप एंड पेपर। ये इसके यूजेस है, ये आपको लर्न करने हैं कि इट इज़ यूज एज क्लिनजिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पज, क्लिनजिंग एजेंट की तरह यूज होता है, और यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, सोप एंड पेपर। ना व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। The water molecule which form the part of structure of a crystal are called water of crystallization। जैसे ऊपर के क्वेश्चन में ये क्रिस्टल है 10H2O, ये जो पार्ट है वाटर का इसमें, तो ये कहलाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। 10H2O इज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्यों? क्योंकि ये पूरे केमिकल फॉर्मूले का पार्ट है। नाउ it should be noted that water of crystallization is a part of crystal of a salt, since water of crystal of salt is not free water। ये free water नहीं है, क्यों? क्योंकि वो उसके साथ लगा हुआ है, साथ में लगा हुआ है। तो क्योंकि ये एक फ्री वाटर नहीं है, सॉल्ट इज नॉट फ्री वाटर, इट डज नॉट वेट द सॉल्ट, ये उसे गीला नहीं करता, ये इसे क्रिस्टल फॉर्म देता है। इट गिव्स द क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट देयर शेप एंड इन सम केसेस इम्पार्ट्स देम कलर। ये उन्हें एक कड़कपन, मतलब कि एक क्रिस्टलाइज फॉर्म देता है, और ये उन्हें मतलब कई लोकेशंस पे या फिर कई केसेस में उन्हें कलर देता है। सो सॉरी। नाउ CuSO4.5H2O कॉपर सल्फेट कंटेन 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसके पास 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। व्हेन हाइड्रेटेड सॉल्ट्स आर हीटेड स्ट्रांगली दे लूज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड बिकम अनहाइड्रस सॉल्ट। अब उसको हीट करेंगे तो ये पानी उठ जाएगा, तो ये कहलाएंगे फिर अनहाइड्रस सॉल्ट। On start heating, blue CuSO4.5H2O turns white. Then on dehydrating of CuSO4, it टर्न्स ब्लू ऑन एडिंग वाटर। और क्या होता है, जब हम उनको हीट करते हैं ना, तो उनका 5H2O ये जो था ये उड़ जाता है, तो सिर्फ CuSO4 बन जाता है, वो कलरलेस बन जाते हैं। अब जैसे ही हम उसमें पानी मिक्स करेंगे, ये कलरलेस चीज़ फिर से ब्लू बन जाएगी। नाउ लेट्स सी एग्जांपल। जैसे ही हमने CuSO4.5H2O को हीट किया, तो वो CuSO4.+5H2O में कन्वर्ट हो गया। ये था अनहाइड्रस, क्यों? क्योंकि ब्लू से क्या बन गया, वाइट बन गया है। अब क्या होता है, जैसे ही हम इस लोगों को इनका रिएक्शन करते हैं, CuSO4 में फिर से पानी मिक्स करते हैं, तो वो CuSO4.5H2O फिर से बन जाता है। मतलब ये हमने क्या किया, वाटर मिक्स किया, ये वाइट था, पानी मिक्स किया, ब्लू बन गया। दिस इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। दिस 5H2O इज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हीट करने पे उड़ जाएगा, पानी मिक्स करने पे फिर से आ जाएगा। नाउ व्हाट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। नाउ ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम्स कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब क्या होता है, जिप्सम को जब हम 373 केल्विन पे क्या करते हैं, हीट करते हैं, वो अपना वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देता है। दैट मीन्स वो अपना जैसे कि फॉर एग्जांपल कि वो बिकम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बन जाता है। दैट मीन्स CaSO4.5H2O बन जाता है। दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये आपको रिएक्शन से समझेगा। देखो ये था जिप्सम, दैट इज CaSO4.2H2O। इसको हमने 100 डिग्री मतलब कि 373 केल्विन, क्योंकि 273 केल्विन से 273 केल्विन मतलब 0 डिग्री होता है। नाउ हीट टू 100 डिग्री सेल्सियस CaSO4.5H2O बच गया। अब 2 में से हाफ चला जाएगा तो 1.5 बचेगा, 1.5, तो ये रहा 1.5 H2O। नाउ प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये भी क्रिस्टलाइज फॉर्म में होगा। नाउ इट इज़ वाइट पाउडर। अब ये वाइट पाउडर के फॉर्म में होता है। शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। क्यों? क्योंकि अगर ये मॉइस्चर पकड़ लेगा तो फिर से ये सेट हो जाएगा।
ना शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जिप्सम को हीट करना है 373 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाएगा। जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या फ़र्क है, तो सिर्फ 1.5 H2O का फ़र्क है। देखो इसमें 2 है तो इसमें 1.5 है ना। इसके यूजेस क्या है, तो यूज्ड इन हॉस्पिटल फॉर सेटिंग फ्रैक्चर बोन, यूज्ड इन मेकिंग टॉयज, कॉस्मेटिक, चॉक्स, कास्ट फॉर स्टैच्यूज, यूज्ड एज फायर प्रूफिंग मटेरियल, सीलिंग ऑफ हाउसेस, सीलिंग ऑफ एयर गैप्स। ये सारे इसके यूजेस है। ये पूरी नोट्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी गाइज। Please, please, please subscribe my channel. Thank you so much.